चलो बच्चों, हम लोग जैसे कि जान गए कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है। तो अब इसके एप्लीकेशन को भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, एक छोटा सा पार्ट है कि एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि ये इलेक्ट्रोलाइसिस का एप्लीकेशन क्या है। तो एप्लीकेशन आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन को, और यही इलेक्ट्रोलाइसिस के एप्लीकेशन में ही हम लोग पढ़ लेंगे कि फैराडेज लॉ, ये दो पार्ट आज हम लोग स्टडी करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या एप्लीकेशन है, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। जैसे इससे पहले तो हम लोग देख लिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है, उसका प्रोडक्ट कैसे बनता है। आज हम लोग इसको देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस की क्या एप्लीकेशन है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन ये है कि इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज़ किया जाता है मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में। कहाँ यूज़ किया जाता है? मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और दूसरा हम लोग इसका यूज़ करते हैं डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में, यानी प्रिपरेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड, प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इनमें हम ये यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को। और एक और भी जगह पर हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस को यूज़ करते हैं, वो है हमारा कोरोजन एंड इट्स प्रोटेक्शन, यानी कोरोजन होने में भी इलेक्ट्रोलाइसिस ही होता है। कोरोजन में इलेक्ट्रोलाइसिस आप कह सकते हो उसको इलेक्ट्रोलाइसिस, क्योंकि केमिकल रिएक्शन होता है वहाँ करंट। तो अब आप कहोगे करंट वहाँ पर कहाँ आता है, वहाँ पे करंट कहाँ से बाहर से लाते हैं हम लोग? तो करंट का वो इलेक्ट्रोलाइसिस वो तो नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस यानी वहाँ कोरोजन में हम कोरोजन को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज़ करते हैं कोरोजन को रोकने में, यानी कोरोजन प्रिवेंशन में, कोरोजन के बचाव में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज़ करते हैं, ठीक है। आप ये कह सकते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ये कहे तो ज़्यादा अच्छा ठीक रहेगा, क्लियर। अब वो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में भी, वहाँ पर भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि एक इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण हम लोग कहते हैं कि जिसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं हम लोग मेटल्स पे, और एक गैल्वेनाइजेशन करते हैं। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग और गैल्वेनाइजेशन टू डिफरेंट प्रोसेस है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग क्या करते हैं कि एक मेटल के ऊपर, एक रिएक्टिव मेटल के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल की कवरिंग कर देते हैं। ये हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। और गैल्वेनाइजेशन जो होती है, इसमें क्या होता है, जस्ट उल्टा किया जाता है कि एक रिएक्टिव मेटल के ऊपर और रिएक्टिव मेटल की कवरिंग कर दी जाती है। तो जो रिएक्टिव मेटल कवरिंग होती है वो उसको प्रिवेंट करती है, ठीक है। अब आप कहोगे वो रिएक्टिव है तो वो तो एयर से और ज़्यादा रिएक्ट कर लेगा, तो वही एयर से रिएक्ट करेगा, लेकिन जिसके ऊपर लगा हुआ वो तो एयर से रिएक्ट नहीं करेगा ना। तो कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोगों को स्टडी करना है कि इलेक्ट्रोलाइसिस का एप्लीकेशन क्या है। सबसे पहला क्या हुआ हमारा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, यानी मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस को यूज़ करते हैं। वो किसी भी मेटल के एक्सट्रैक्शन में हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, यानी कि केमिकल कंपाउंड्स का प्रिपरेशन भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से हम लोग करते हैं, क्लियर। जैसे आप कह सकते हो कि प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में अगर हमें एक एग्जांपल यहाँ पर ले लूँ, कि एक एग्जांपल मैंने ले लिया कि प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा NaOH का प्रिपरेशन हमें करना हुआ, तो आप ये देखिए कि NaOH का प्रिपरेशन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, इसको हम, इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। इस ब्राइन सॉल्यूशन में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हमें क्या मिलता है कि, यानी यहाँ पर सॉल्यूशन के फॉर्म में NaOH मिल जाएगा। एक इलेक्ट्रोड पर क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस निकलता हुआ मिलेगा, और दूसरे इलेक्ट्रोड पर हमें यहाँ पर क्या होगा कि क्लोरीन गैस क्या मिलेगा,
क्लोरीन गैस यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा। यानी कि इस NaOH के प्रिपरेशन में यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस किए, जैसे कि ये इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ये देख लिए थे कि NaCl के एक्वस सॉल्यूशन का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो कैसे उसका प्रोडक्ट फॉर्म होता है, कैसे वहाँ पर कैथोड पर जा कर के कौन सा आयंस मूव कर जाता है, कैथोड पर केटायन जाता है तो केटायन वो आपका हाइड्रोजन गैस को यहाँ पर कैथोड पर बना रहा है, एनोड पर एनायन जाता है जो क्लोरीन गैस को वहाँ पर बनाएगा, NaOH वहाँ पर फॉर्म ही होता रहता है कि नहीं। ये कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग एक देखते हैं कि केमिकल कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। ऐसे ही हम दूसरा एग्जांपल बता सकते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ एल्केन अगर ले लें, इसका भी हम लोग केमिकल रिएक्शन देखे हुए थे कि हम लोग RCOON सोडियम कार्बोक्सिलेट हम लोग लिए, उसके एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग लिए और एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग जब ले लेते हैं तो उसका इलेक्ट्रोलाइसिस जब करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमें मिलता क्या है, RR, एक एल्केन मिलता है हम लोगों को, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ निकलती रहती है, ठीक है। ये आपका एनोड पे ही होता है, ये दोनों ही प्रोसेस क्या होते हैं कि एनोड पर ही होते हैं, क्लियर है ना। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या मिलता है कि कैथोड पर वहाँ पर हाइड्रोजन गैस मिल जाती है हम लोगों को, क्या मिल जाती है, हाइड्रोजन गैस वहाँ से मिल जाती है और वहाँ पर आप ये कर सकते हो कि NaOH ये भी हम लोगों को मिल जाता है। तो ये एल्केन के प्रिपरेशन में भी इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड का हम लोग यूज़ देख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग तीसरा पॉइंट देख लेते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, यानी कि थर्ड पॉइंट यहाँ पर हम लोग देख लेंगे प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन का हम लोग प्रिवेंशन कर लेते हैं, यानी कि हम लोग प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन आप ये कर सकते हैं बाय मेनी वेज, तो बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एंड बाय गैल्वनाइजेशन। ये मेथड्स हैं जिनका यूज़ हम लोग करते हैं, कहाँ पे करते हैं हम लोग, ये हम लोग यूज़ कर लेते हैं किसमें, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, यानी मेटल्स में जो मेटल्स कोरोड हो रहे हैं उनके प्रिवेंशन में हम लोग इनका यूज़ कर लेते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड गैल्वनाइजेशन एक प्रोसेस जो है। तो ये भी एप्लीकेशन है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस का। जैसे आप ये कर सकते हो कि अगर हम लोग मोर रिएक्टिव मेटल आयरन के ऊपर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसका कर लेते हैं, कॉपर का कर लेते हैं, कॉपर आपका लेस रिएक्टिव है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होगा, थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, बहुत थोड़ा सा, वैसे एक्सप्लेनेशन डिटेलिंग आगे हम लोगों को जानना भी है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग है क्या, कोटिंग ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स ऑन मोर रिएक्टिव मेटल्स, लेस रिएक्टिव मेटल्स के ऊपर मोर रिएक्टिव मेटल्स का कोटिंग करना, क्लियर। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जैसे आप कह सकते हैं कि कोटिंग ऑफ कॉपर ऑन आयरन, एग्जांपल आप कह सकते हैं कोटिंग ऑफ कॉपर ऑन आयरन प्लेट, ये हमारा। फिर ऐसे ही हम लोग गैल्वेनाइजेशन जो है इसको हम लोग देख लेते हैं। गैल्वेनाइजेशन जो है ये क्या है कि यहाँ पर भी कोटिंग ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल्स ऑन लेस रिएक्टिव मेटल्स। तो आप इसको कह सकते हो कि इसका एग्जांपल आप बना सकते हो कि कोटिंग ऑफ
जिंक ऑन आयरन। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आप ये कर सकते हो कि गैल्वेनाइजेशन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये दोनों मेथड आपका क्या होगा, इन दोनों में हमें इलेक्ट्रोलाइसिस ही करना होगा। हम लोग क्या करेंगे, जिसकी हमें प्लेटिंग करनी होगी उसी मेटल्स के इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को हम उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में लेंगे। ठीक है, और जिसके ऊपर हमें प्लेटिंग करनी होगी उसको कैथोड बना देंगे, उसको हम कैथोड, क्योंकि कैथोड पर ही रिडक्शन होगा, तो वो केटायन आपका क्या होगा कि वो केटायन कैथोड पर ही जाकर के वो डिपॉजिट होगा। और जो एनोड होगा वो एनोड उसी मेटल के रॉड को लगा देते हैं जिस मेटल का कवरिंग हमें करना होता है, चाहे वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करना हो, चाहे वो गैल्वेनाइजेशन में करना हो, चाहे मोर रिएक्टिव मेटल का कवरिंग करना हो, चाहे लेस रिएक्टिव मेटल का कवरिंग करना हो। तो वहाँ पर हम एनोड को उसी मेटल का रॉड बनाएंगे और हम उसी मेटल का हम इलेक्ट्रोलाइट वहाँ पर यूज़ करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हमें करना हुआ कि आयरन पे हमें कॉपर का प्लेटिंग करना हुआ, तो आयरन के रॉड को हम कैथोड बना देंगे और कॉपर के रॉड को हम एनोड बना देंगे, और वहाँ पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हम लोग वहाँ पर ले लेंगे। तो कॉपर आपका आयन जो होगा वो आयरन के ऊपर जाकर के, आयरन के रॉड के ऊपर जाकर के वो डिपॉजिट होने लगेगा, वो उस पर एक लेयर बनाने लगेगा। क्लियर? तो कुछ इस तरीके से हम लोग प्रिवेंशन कर लेते हैं मेटल्स के कोरोजन को हम लोग प्रिवेंट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एप्लीकेशन, वो है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल इन प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, यानी मेटल्स के प्यूरिफिकेशन को भी हम लोग देख लेते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स क्या है कि हम किसी मेटल की प्यूरिफिकेशन को करना हो तो हम उस मेटल को, जिस मेटल का प्यूरिफिकेशन करना है, उस इम्प्योर रॉड को एनोड बना लेते हैं। उस इम्प्योर रॉड को क्या बना लेते हैं? एनोड। और जो प्योर रॉड होता है उसको हम कैथोड बना लेते हैं। मतलब कैथोड बना लेते हैं मतलब कि क्या होगा कि जो बैटरी हम यूज़ करेंगे उसके कैथोड से उस प्योर रॉड को कनेक्ट कर देंगे वायर के थ्रू, और उस बैटरी के एनोड से हम उस इम्प्योर रॉड को कनेक्ट कर देते हैं वायर के थ्रू। क्लियर? बना लेने का मतलब यही है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि जिस मेटल का हमें प्यूरिफिकेशन करना हो उसी मेटल के हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को हम ले लेते हैं। जैसे अगर हमें कॉपर का प्यूरिफिकेशन करना हो, प्यूरिफिकेशन ऑफ, एग्जांपल अगर मैं बना लूँ, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर, ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर में तो हम क्या करेंगे, एक ऐसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सिस्टम ले लेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एक हम लोग पतला सा रॉड हम कॉपर का ले लेंगे, थिन रॉड, ये प्योर कॉपर रॉड है, सीयू रॉड जो है वो प्योर है। क्लियर? और एक हम लोग क्या करते हैं, इम्प्योर रॉड जो थिक है उसको ले लेंगे। ये इम्प्योर है, कॉपर ये भी है बट ये आपका इम्प्योर है। फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन को ले लिए, CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन हम लोग ले लिए, और फिर इसको हम कैथोड से और इसको हम एनोड से जोड़ देते हैं। यहाँ पर की लगा देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये प्रोसेस होगा। क्या प्रोसेस होगा उसको आप लोग देख लीजिए। ये प्रोसेस होगा कि ये आपका जो इम्प्योर रॉड होगा वो जो एनोड होगा, एट एनोड पर क्या होगा कि वो जो कॉपर होगा कॉपर आयन में कन्वर्ट होगा। तो पहले हम अभी एनोड नहीं, पहले हम कैथोड को देख लेते हैं। एट कैथोड पर क्या होगा कि रिडक्शन होगा। तो आप ये देखते हैं कि फ्रॉम सॉल्यूशन क्यूप्रिक आयन रिड्यूस्ड ऑन कैथोड पे जाकर के वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। ये क्यूप्रिक आयन आपका क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ये आपका कॉपर में रिड्यूस हो जाएगा। जैसे क्या होगा, कुछ सॉल्यूशन में क्यूप्रिक आयन की डिफिशियंसी होगी, बाय विच deficiency of cupric ion in electrolyte solution में क्या होगा, डिफिशियंसी होगी। जब वहाँ पर डिफिशियंसी होगी, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिफिशियंसी होगी, तो वहाँ पर क्या होगा, अब ये डिफिशियंसी होगी
वो मेक होगा, विच बी मेक बाय एनोडिक रिएक्शन, मेक बाय एनोड रिएक्शन। एनोड पर क्या होगा, एट एनोड। अब उस इम्प्योर रॉड में कॉपर जो होगा वो कॉपर आपका क्यूप्रिक आयन इलेक्ट्रॉन में ब्रेक डाउन होगा और ये क्यूप्रिक आयन जो होगा उस रॉड से सॉल्यूशन में एंट्री कर जाएगा। क्यूप्रिक आयन डिसॉल्व इनटू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फ्रॉम इम्प्योर रॉड। इम्प्योर रॉड से वो क्या होगा कि वो इम्प्योर रॉड से क्या होगा कि वो आपका कहाँ आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आ जाएगा। जब वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आ जाएगा तो क्या होगा, उसकी डिफिशिएंसी जो होगी वो आपकी मैनेज हो जाएगी, डिफिशिएंसी जो होगी वो मैनेज हो जाएगी। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा। इस कंटिन्यूअस प्रोसेस से क्या होगा कि उस इम्प्योर रॉड से जितना भी कॉपर रहेगा वो सब निकल करके क्या होगा, प्योर रॉड पे आकर के डिपॉजिट हो जाएगा और जैसे हम क्या करते हैं कि सेपरेट करके फिर से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के एप्लीकेशन। ठीक है, कि ये हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू हम प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स भी कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के एक दूसरे पार्ट को हम लोग देखते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी ये इलेक्ट्रोलाइसिस होती है तो उसका मास ऑफ डिपोजिशन वगैरह के बारे में, यानी कैलकुलेटिव डिटर्मिनेशन जो होगी वो क्या होगी इलेक्ट्रोलाइसिस का क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो होगी वो फैराडेज लॉ में एक्सप्लेन किया गया है। तो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी कि फैराडे का जो लॉज है वो आप जानिए, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये हमें जानना है। एक चीज़ जैसे आप जानते हो फिजिक्स में तो कई फैराडेज लॉ आपको जानना है ना, बट यहाँ पर जो फैराडेज लॉ आपको जानना है, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, यहाँ पर जो जानना है आपको फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे जानना है और दूसरा आपको जानना है सेकेंड लॉ ऑफ फैराडेज। क्लियर, यानी फैराडेज के दोनों लॉ के बारे में यहाँ पर जानना होगा। अब फिजिक्स में तो आपके ज़ीरो लॉ भी मिलेंगे आपके, है ना, वो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर सिर्फ दो लॉज, जैसे कि फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। ठीक, तो चलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। तो फर्स्ट लॉ इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक्सप्लेन क्या किया, इन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोड पर जो मास ऑफ डिपोजिशन होता है वो सप्लाई चार्ज की प्रोपोर्शनलिटी में होता है। यानी जितना ज़्यादा चार्ज सप्लाई होगा, जितना ज़्यादा करंट पास होगा, जितने ज़्यादा टाइम तक, यानी जितना ज़्यादा करंट जितना ज़्यादा टाइम तक होगा उतना ही ज़्यादा चार्ज सप्लाई होगा, और जितना ज़्यादा चार्ज सप्लाई होगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पर मास ऑफ डिपोजिशन होगा। जितना ज़्यादा वहाँ पर चार्ज सप्लाई होगा उतना ज़्यादा वहाँ पर क्या होगा, मास ऑफ डिपोजिशन होगा। अब वो मास ऑफ डिपोजिशन आपका कह सकते हो कि वो ऑक्सीडाइज्ड डिपोजिशन भी हो सकता है, रिड्यूस्ड डिपोजिशन भी हो सकता है, क्योंकि आप जानते हो कि एनोड पर क्या होगा, एनोड पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, वहाँ तो ऑक्सीडाइज्ड डिपोजिशन आप बता सकते हो, और कैथोड पर ऑलवेज रिडक्शन होगा तो वहाँ रिडक्शन डिपोजिशन बता सकते हो। क्लियर, तो ये ध्यान दीजिए, इन्होंने क्या बताया, द mass of an atom or ion oxidized or reduced at either electrode
ड्यूरिंग द पासेस ऑफ करेंट, the passes of current during electrolysis। भाई वो इलेक्ट्रोलाइसिस है जो आप कर रहे हो, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the quantity of electricity passed, the quantity of electricity passed। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट से ही तो पास हो रहा है। तो आप ये कहोगे कि द मास ऑफ एन एटम और आयन ऑक्सीडाइज्ड आर रिड्यूस्ड एट आइदर इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द पासेस ऑफ करंट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। या इसको आप कह सकते हो कि इसको हम शॉर्ट में ये बोल सकते हैं, ठीक है, द मास ऑफ एटम और आयन deposited on electrode directly proportional to supply charge in इलेक्ट्रोलाइसिस फेनोमेना या प्रोसेस आप जिसको बोलते हो। ठीक, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में जो मास ऑफ डिपोजिशन होगा एटम और आयन का, वो हमारा क्या होगा कि वो डिपोजिशन जो होगा वो चार्ज सप्लाई के डायरेक्टली होगा, यानी कि m प्रोपोर्शनल टू q। अब आप जानते हो q इज इक्वल टू क्या होगा, IT हो जाएगा। तो ये प्रोपोर्शनलिटी हमारा क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा। I करंट होगा, T टाइम होगा। क्लियर। और जब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हम यहाँ पर यूज़ करते हैं Z। तो ये क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू ZIT। ये Z क्या है, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, ये यहाँ पर Z क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये बात ध्यान दीजिएगा।